औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ठीक है, आज अब हम बात कर रहे हैं जनाब टॉपिक पे। अच्छा, एक मिनट, ये कोई साहब और भी आ रहे हैं, इनको भी पूछ लें कौन है, डिस्टर्बेंस होती है ना बार बार जनाब। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर, और आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड के अंदर जो आपकी हम बुक इस वक्त हम आपको स्टडी करवा रहे हैं, उस बुक में आपको हम टॉपिक जो आज तक अभी तक हमने आपको स्टडी करवाया, ये बुक शेयर हो गई बेटा क्लियरली जेनेटिक कोड के नाम से? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, आज हम अच्छा क्या कह रहा है, जरा सुनिए, जरा हम तेजी के साथ चलते हैं क्योंकि हमने दो टॉपिक कवर करने हैं। जेनेटिक कोड कवर करना है, दूसरा हमने कवर करना है जीन म्यूटेशन। ठीक है, पहला जीन कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक जीन कोड बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कैसे बनाते हैं ये आगे बता रहा है आपको। विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, यानी कि जो कोड होता है 3 कोड, वो किसी खास अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। खास अमाइनो एसिड टोटल हमारे पास कितने आगे ही बताएगा, 20 होते हैं वैसे। देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडोन। कोडोन मतलब एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, चलिए जाओ। ठीक है, 3 कोड होते हैं फॉर द कितने के लिए, फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, फॉर 20 डिफरेंट, यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल, और उनके लिए कोड बनाए गए हैं 3 के। ठीक, अमाइनो एसिड हमारे पास 20 हैं। प्रोटीन कितने हैं? प्रोटीन हजारों से ज्यादा है। प्रोटीन की अब तक कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं मालूम हो सकी है। इसको कहते हैं कि भाई सेवरल थाउजेंड में है प्रोटीन। क्यों सेवरल थाउजेंड में है? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन बनाते ही प्रोटीन है, तो प्रोटीन चेंज होते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन बनाते यही 20 अमाइनो एसिड है। तो इसका मतलब इन 20 अमाइनो एसिड की डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है ना, तो हम चीज क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड बना द कॉमनली अकर्स इन अ प्रोटीन, जो प्रोटीन के अंदर होते हैं तमाम। ठीक है, अच्छा अब हम बात क्या कर रहे हैं, विद 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड G, C, T and A, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है ना। only 42 or the 16 different pairs of the nucleotides could be formed। देखिए बात समझिएगा, बहुत गौर, बहुत समझदारी के आने की, बहुत समझने वाली बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर 16 कोड है, 60 यानी कि 20 4 आपके पास कोड है, 1 2 3 4, यानी कि G, C, T, A। इन 4 4 16, यानी कि 4 के अगर आप कोड बनाना शुरू करेंगे, 4 4 के, जैसे आपको बना लें G C T A, G T A C, G C T G T A C, इस तरह फिर आप C के ले लें C G T A, फिर आप ले लें T C G T A, C T A G, यानी कि C के साथ सबको ले लें, फिर T के साथ सबको ले लें, फिर G के साथ सबको ले लें, फिर A के साथ सबको ले लें। तो आपके मैक्सिमम कोड कितने बनेंगे? 4 4 16 कोड बनेंगे। ठीक है, अगर इन 64 ओनली 42 और द 16, अच्छा 16 और 16 4 42, ठीक है ना, 64 बन जाएंगे सर। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हमारा, अब यहाँ क्या करा, देखिए क्या करा, 43 और द 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 मोर देन इनफ टू द कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड, यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने 42 पेयर्स बनाए, 42 कोड्स बनाए। कैसे बनाए वो भी हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन जो 64 वाला फार्मूला था वो सबके समझ में भी आया, आसान भी था और इजी टू अंडरस्टैंड भी था। इसलिए यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड लेवल पे 64 वाला फार्मूला जो था वो फिट हुआ कि भाई 64 कोड बनाए जाएं। अब अमाइनो एसिड कितने टोटल? 20 कोड कितने बनने चाहिए थे? 20, लेकिन अगर हम 4 4 से बना रहे थे तो 16 बन रहे थे, 4 बाकी बच रहे थे। ठीक है ना, तो ये डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, कोड की एक सीक्वेंस जनरेट करी जिससे 3 3 के कोड बने और वो 64 बने। जैसे क्या, 4 4 16, 16 4 64, 16 चौके 64,
तो 64 कोड्स अल्टीमेटली बने। अब 64 कोड्स को 20 अमाइनो एसिड्स के अंदर डिवाइड कैसे किया गया? बिल्कुल ऐसे ही किया गया कि एक अमाइनो एसिड का एक से ज्यादा कोड रखा गया। जैसे कि हमारे घर के अंदर हर शख्स के 2 से 3 नाम होते हैं। एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नेम है, एक उसका प्यार मोहब्बत का नेम है जो हम अपने घर में कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक उसका दोस्तों वाला, अहबाब का या कजन्स के अंदर कोई नाम मशहूर हो जाता है। तो 2-3 नाम तो एक बंदे के होते ही है, लेकिन बंदा एक ही होता है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड के जो 64 कोड्स हैं वो 20 में डिवाइड कैसे किए गए कि एक को एक से ज्यादा कोड दिए गए हैं। वो मैं आपको अभी आगे जो चार्ट बना हुआ आएगा उसके अंदर आसानी से शेयर होता है। वैसे जब मैं ये टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट से ही कोड जनरेट करवाते हैं ऑन बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो एक एक बच्चे को बुला के हर से 2-2, 3-3 कोड जनरेट करवाते हैं ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। जवेरिया ये प्रैक्टिस हमारी कर चुकी है, अंजलना भी कर चुकी है, और भी जो इंटर के स्टूडेंट है जिन्होंने पंजाब कॉलेज से या डिग्री कॉलेज 11 नंबर से या प्रिस्टन से पढ़ा है उनको हम ये चीज पढ़ा चुके हैं। The genetic code is the triplet code, वो 3 का है, and the reading occurs the continuously without punctuation between 3 nucleotides। मतलब UCG के दरमियान ना डॉट है, ना कॉमा है, ना सेमीकोलन है, ना टर्मिनेटर है, कुछ नहीं। UCG जैसे ये लिखा हुआ नीचे, ये लिखा हुआ a Crick's initial the experiment, the Marshall, Nyberg, Phillips, Leder, and the HR Gobin Corona tested all the 64 code by making the artificial mRNA and triplet codon using the synthesized protein or the amino acid tRNA complex in the cell free system। इन्होंने क्या होता है कि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा जो ये 64 कोड की जो थ्योरी बनी या जो हाइपोथेसिस बना या जो रिजल्ट बना, इसको उन्होंने आर्टिफिशियली अमाइनो एसिड्स डीएनए पे आरएनए बना के यानी ट्रांसक्रिप्शन करके कई बार एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ, और उन्होंने फिर बाद में जेनेटिक कोड को थ्योरी की फॉर्म के अंदर लॉन्च किया कि जनाब ये बिल्कुल सही और एग्जैक्ट फार्मूला है कि 3-3 कोड बने। अब वो 3-3 कोड बने कैसे और अप्लाई कैसे हुए, अब हम ये पढ़ रहे हैं। द फुल जेनेटिक कोड वाज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द ID60 टेबल, ये जो हम टेबल नीचे बता रहे हैं, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, जिसमें से यानी कि 64 में से 3 कोडॉन जिनका नाम क्या है UAA, UAG एंड UGA डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ये किसी अमाइनो एसिड के कोड नहीं है, ये प्रोसेस को स्टार्ट और एंड करने में काम आते हैं, ये भी हम बताएंगे आपको। ये किसी अमाइनो एसिड में कोड नहीं है। एंड हैंस आर द नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन यूं भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में अपना फंक्शन अदा नहीं करते, अपना काम नहीं करते। These codons are usually present at the end of the gene and hence are also called the top codon। यानी कि ये 3 जीन, यानी कि फॉर एग्जांपल और समझिएगा बात को, एक अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू हुई, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं ना, ट्रांसलेशन भी पढ़ चुके हैं, तो अमाइनो एसिड लग रहे हैं, टीआरएनए अमाइनो एसिड ला के एडजस्टमेंट्स और ज्वाइंट साइड पे लगा रहे हैं और टीआरएनए फारिग हो रहा है और लॉन्ग चेन बनना शुरू हो गई है। तो ये चेन बनी है, शुरू हुई है और फिर एंड भी होगी। तो जो शुरू वाले अमाइनो एसिड है वो UAA, UAG एंड UGA, तीनों में से कोई होगा, तीनों भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दैट विल बी द नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा है बिल्कुल जो आखिरी एंड होगा, जो बिल्कुल अमाइनो एसिड का जो आखिरी हिस्सा होगा, यानी पूरी प्रोटीन की चेन के जो आखिरी अमाइनो एसिड होंगे, तो इसी तरीके से एवरी जीन, अच्छा वो क्या होगा, एंड विद द जीन एंड as are also called the stop codon। every gene start with the initiate codon, the UAG। इसका मतलब उसका आखिरी वाला कौन सा होगा, AUG। जो पहले बनता है वो आखिरी चला जाता है, जो बाद में बनता है वो लास्ट पोर्शन होता है। तो हुआ क्या कि AUG सबसे पहले, या UAA, UAG और GU है हमको, यानी कि स्टार्ट और एंड के ऊपर हमको ये अमाइनो एसिड मिलता है। जी इंतजार बेटा, बात करिए। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। हाँ हाँ बताइए सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एवरी जीन स्टार्ट विद इनिशियल कोडॉन AUG, जिसे मिथाइनाइन कहा जाता है। तो सर यहाँ से हमेशा जो स्टार्ट होती है वो AUG से ही होती है,
और हमारे पास जैसे ही UAA, UAG एंड UG आते हैं तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। इसी वजह से इन्हें नॉनसेंस और स्टॉप कोडन कहा जाता है। ये कभी भी स्टार्ट में नहीं आता। अगर ये स्टार्ट में आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही नहीं, नहीं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। इसलिए नॉन सेंस क्यों कहा गया? क्योंकि इनको प्रोटीन में शामिल ही नहीं किया जाता। नहीं सर, नॉनसेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब जहां पे भी आते हैं ना तो प्रोटीन की हम्म। सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। हमारे क्या ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं की सर, बात? प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली यही कंडीशन है, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे क्या कह रहा है? विच इनकोड्स द अमाइनो एसिड मिथेनाइन। वो कह रहा है कि जो जो अभी जिस एंजाइम ने भी बात करी हमसे कि उस वही कोड हमारे पास मिथेनाइन के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम जीन के एंड की बात करते हैं। अच्छा ये आपके पास एक टेबल आ गया, ठीक है। इस टेबल को जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने 64 कोड्स जनरेट किए हैं। देखें, आपका एक बॉक्स बना लें और उसमें 60 यानी कि एक बॉक्स बना लें जिसके अंदर आप 16 खाने बना लें, 16 ब्लॉक्स बन सर जाए, अभी बनाए? ठीक है। अंदर माइक बंद कीजिएगा बेटा। 16 बॉक्स बना लें और 16 बॉक्स का जो लेफ्ट साइड है उस पर भी UCAG लिख दें, जो टॉप साइड है उस पर भी UCAG लिख दें, और जो आपका राइट साइड है, जो आपका राइट साइड है उसके अंदर हर खाने में UCAG लिखना है, हर एवरी 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 खाने में UCAG लिखना है। अब आपने इसको जनरेट कैसे करना है? कोड्स को जनरेट कैसे करना है आपने कि अब U, जैसे कि ये लिखा आपने, ये आ गया, ये U कहां से आया? इस वाले U से, ठीक है। दूसरा U यानी कि अच्छा ये जो हमारे पास स्ट्रेट है ये कॉलम्स है, और जो हमारे पास रोज है, ये लाइनें, ये रोज कहलाती हैं। तो कॉलम एंड रोज, जब कॉलम एंड रोज आपस में मिलेंगी तो एक कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का कोड जनरेट क्यों होगा? कि एक कोड वो लेफ्ट साइड से लेगा, एक कोड वो टॉप साइड से लेगा ऊपर से, और एक कोड वो अपना राइट साइड से लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे जनरेट होगा? ये कैसे जनरेट होगा कि ये लेफ्ट साइड का U आ गया, ये वाला U जो मैंने हाईलाइट किया, फिर दूसरा वाला U जो है ये यहां से आया, इस वाले U से, ऊपर वाले U से आ गया, टॉप वाले से। तीसरा वाला U कहां से आ गया आपके पास? ये रहा U, इस वाले से। तो एक कोड को बनाने में तीनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड, टॉप साइड और राइट साइड का कोड शामिल होगा। अच्छा, दूसरा कोड बनता है जनाब UUC। कैसे बन रहा है जनाब UUC? जैसे कि ये एक U है, सिर्फ UUC हाईलाइट करता हूं, ठीक है। ये पहला वाला U यहां से आ गया, दूसरा वाला U ऊपर से आ गया, यानी कि एक लेफ्ट से एक राइट से, क्योंकि इसको रोज से क्या मिल रहा है? U, कॉलम से क्या मिल रहा है? U, लेकिन राइट हैंड साइड से क्या मिल रहा है अब? क्योंकि U ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, अब क्या इस्तेमाल होगा? C। तो इस तरह क्या बना? UUC, ठीक हो गई बात। तीसरी चीज आ जाइए, UU तो ऑफ कोर्स बात समझ में आ रही है बार बार, क्यों? पहला U लेफ्ट से, रो से, दूसरा U आपको कहां से मिल रहा है? टॉप से, यानी कि इसी तरीके से तीसरा अब आपको क्या मिलेगा? UC के बाद A, तो अब क्या बना? UCA। इसी तरह नीचे क्या आ गया? UUG, ठीक हो गई बात। G क्यों आया? क्योंकि एक U लेफ्ट से, एक U टॉप से, और यानी कि रो से, कॉलम से, और तीसरा G। अब U भी इस्तेमाल कर चुके हैं, C भी और A भी, तो अब आखिरी क्या बचता है? G। अभी तो कोड पे दिमाग रखें, बाकी मैं आपको नाम बताता हूँ उसके पे। इस तरह UCAG आपके पास ये 3 4 कोड इन ईच ब्लॉक, जैसे कि ये एक ब्लॉक में 4 कोड बन गया, ठीक है। इस तरह आप फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। इन दोनों को, इसको कैसे बनाया गया है जनाब? देखिए ये पूरा एक ब्लॉक है, यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। अच्छा मैं आपको और आसान टेबल भी दिखाता हूँ जिससे आपकी बात और आसान हो जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टेबल है, इससे भी समझ आ गया। हाँ मजीद और भी आपको आसान जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं अगर आपको उनसे दिखा दूं तो आपको मजीद आसान हो जाएगी बात, ठीक है। इससे बात समझ में आ रही है सबको? वरना मजीद भी शेयर करूं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ठीक है, इसी तरीके से आप सारे जब नीचे तक देख लेंगे ना, तो सबके अंदर आपको वाजे तौर के ऊपर नीचे डाउन साइड तक में भी आपको सारे कोड्स जो है वो सिंपली जनरेट होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और चले देखें, ये वाजे तौर पे अगर आपको नजर आ जाता ना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो भी इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये बड़ा आसान और वाजे चार्ट बना हुआ है। देखो बताइए, ये चार्ट शो हुआ बेटा आपके पास? यस सर, हो गया शो। यस सर। अच्छा, अब ये चार्ट देखें उससे कितना आसान बना हुआ। ठीक है, जो बता दें UCAG लेफ्ट पे भी लिख दिया, UCAG राइट पर भी लिख दिया, और हर ब्लॉक में UCAG राइट हैंड साइड। यानी कि 3 का जो कोडोन बनेगा, ये लिखा होगा फर्स्ट बेस कोडोन, ऊपर वाला क्या है सेकंड बेस कोडोन, थर्ड वाला तीसरा कोडोन को शेयर करेगा। अब जैसे कि UCAG, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अब यहाँ उन्होंने डायरेक्टली नाम लिख दिए। ठीक है ना, कि जब U बनेगा तो उसका PHE फेनिलाइन ल्यूकेमाइन, ये उसको आपको उन्होंने वो दे दिया। और भी आपको जेनेटिक कोड्स, ये भी देखें आपके सामने एक और जेनेटिक कोड। इस तरह 64 कोड हमारे पास जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कॉलम 1, यानी कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कॉलम 1 और रोज 3, कॉलम 1 रोज 3, यानी कि ये बेटा ये तस्वीर शेयर हो रही है आपके पास, द स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड जिसकी हेडिंग है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें देखिए वाजे तौर पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये यहाँ हमारे पास आ गया। अब AUU, क्यों A लेफ्ट से लिया, U ऊपर वाले से और U इस वाले से, इस तरह AUC, AU तो होगा क्योंकि A रो से U कॉलम से, बाकी क्या है UCAG। इस तरह हर एक में देख लें, अगर इस वाले कॉलम को देख लें तो CAU CAC CAA CAG, यानी कि UCAG हर एक के साथ लग जाएगा। अच्छा, अब आपको देखें यहाँ 2 जगह क्या लिखा हुआ, स्टॉप, UAA और UAG स्टॉप, और यहाँ क्या लिखा हुआ है UGA के आगे भी क्या लिखा हुआ है स्टॉप। यानी कि ये तीनों अमाइनो एसिड क्या काम करते हैं, जरा अभी जो इंतजार भी बात कर रहा था उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा वाजे। क्या चीज करती है ये कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है ना, जब DNA पे RNA बन रहा होता है, तो जो पूरा DNA का ट्रैक बनता है, तो ये तीनों कोड्स में से कोई भी कोड उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। यानी कि पूरा DNA पे RNA बनाकर बाहर निकालता है, और RNA पे पूरा एक कोड जनरेट हो जाता है एक प्रोटीन को बनाने का, सिर्फ एक प्रोटीन को बनाने का। तो वो पूरा प्रोटीन को बनाने का कोड जो हमारे पास होता है एक मैसेंजर RNA पे, दैट इज आल्सो नोन एज द सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इस तरीके से जेनेटिक कोड की आपको और भी मैं पिक्चर शेयर कर सकता हूँ, जो ये मैं आपको मजीद उसमें भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। वो भी जी वही फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, और ये सारे आपके पास जो है ना सारी वो चीजें आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने बुक की तरफ। मेरा बुक शेयर हो रही है अभी? यस सर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर वही वाली बात आ गई, अब समझते हैं हम। तो इस तरह 64, क्योंकि हर खाने में 4 कोड जनरेट हो गए, ठीक है ना, और खाने टोटल कितने थे, 64 खाने थे। ठीक, 64 और 16 खाने थे, तो हर एक से खाने में, हर एक ब्लॉक में 4 तो 16 4 जा 64 कोड इस तरह जनरेट हो गए। इससे कम पर सेटिंग नहीं बन रही, फिटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए इतने सारे कोड बनाने पड़े। जब ये कोड बन गए तो अब उन्होंने क्या किया, देखिए अब जैसे कि ये है फेनिलाइन, एक आपको अमीनो एसिड नजर आ रहा है, इसके कोड कौन कौन सा जनाब, UUC, यानी कि एक ही के 2 कोड है। ठीक है, आगे भी हमको कोई और देख लेते हैं, एग्जांपल मिल जाती है, जैसे कि ल्यूसाइन, कितने कोड है इसके, 2। ये रहा ल्यूसाइन, और भी लिखा है LUCI, यानी ल्यूसाइन के 4 कोड होगा, ये चारों कोड ल्यूसाइन के हैं, ये चारों कोड। ठीक है ना, इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि 20 कोड्स और ना 64 कोड्स को डिफरेंट 20 अमीनो एसिड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 कोड्स है बल्कि देखिए ल्यूसाइन के, कौन कौन से,
UUA, UUG, CUU, CUC, CUA और CUC, ये सब ल्यूसाइन के कोड, 6 कोड फॉर द सिंगल अमाइनो एसिड। इस तरह नीचे आ जाइए, आइसो ल्यूसाइन, AUU, AUC, मिथोनाइन, AUA, वो जो स्टार्ट और एंड वाली बात थी, AUG, ये स्टार्ट करता है। वेलाइन, वेलाइन के कितने कोड है जनाब? 1 2 3 4 कोड्स है। इस तरह एलेनाइन, एलेनाइन के कितने कोड है जनाब? ये भी इसके 4 कोड्स हैं। इस तरह आगे चले जाए, ऑर्गेनाइन, ऑर्गेनाइन के कितने कोड है जनाब? ये ऑर्गेनाइन के भी 6 हैं, देखें, एक ऑर्गेनाइन ये रहा, ये 4 कोड इसके। इस तरह एक ऑर्गेनाइन ये रहा, ये भी इसके 2 कोड, तो 4 और 2 6 कोड। इस तरह जैसे ग्लाइसिन आ जाने चाहिए, ग्लाइसिन ये रहा, ठीक है, ग्लाइसिन के 1 2 3 4 कोड। इस तरह उन्होंने 64 कोड्स को 20 अमीनो एसिड्स में डिवाइड कर दिया। यही वो कोडिंग सीरीज है जिसके जरिए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होती है तो यही वो कोडिंग सीक्वेंस है जिसके जरिए से अमीनो एसिड चेन जनरेट होती है ट्रांसफर आरएनए के जरिए। देखिए नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे ट्रांसलेशन, देखिए ये आपके पास टीआरएनए है, ये 6 किस चीज की है आपके पास? टीआरएनए। टीआरएनए की मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ये वाले डायग्राम समझ सकते हैं जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं आपको, अगर वीडियो आपने देख रखी है। देखिए 3 साइड होती हैं राइबोसोम्स के ऊपर, 3 साइड्स होती है, 3 साइड्स। एक साइड्स कहलाती है, ये लिखा हुआ देखें, ई साइड्स, पी साइड्स और ए साइड। बेटा ये ई पी ए साइड वाली डायग्राम आपको शो हो रही है 20.28 द ट्रांसलेशन प्रोसेस। यस सर। अच्छा, इसमें क्या समझने वाले हैं कि ई साइड, पी साइड और ए साइड, ये ई पी ए साइड होता क्या है? आप यूं समझ लें कि अच्छा ये जो ब्लू वाला पर्पल सा जो लगा हुआ है दैट इज अमीनो एसिड, ठीक है, इसके अंदर ये 5'3" की जो एक चेन सी बनी हुई है दैट इज एमआरएनए, ये बना हुआ, ये लिखा हुआ एमआरएनए, और उसके ऊपर क्या लग रहा है? टीआरएनए, जो ट्रांसफर कर रहा है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म टू पी साइड, ये रहा पी साइड। अच्छा, ए साइड इसको आप कह लें कि जनाब जहां से अमाइनो एसिड एंट्रेंट वो अपना ट्रांसफर आरएनए एंटर होगा अमाइनो एसिड पर, ठीक है ना, ए साइड। पी साइड ये जो सेंटर वाली है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड फिक्स होगा। ई साइड इसको हम एग्जिट कहते हैं, जब अमाइनो एसिड फिक्स हो जाएगा तो टीआरएनए फारिग हो जाएगा और वो ई साइड से एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए दूसरी डायग्राम में देखें, रेड वाला लगा हुआ था, पर्पल वाला उसके पास आके लगा, ठीक है, और लगने के बाद अगले में देखिए जो रेड वाला था वो फारिग हो गया, ठीक है, रेड वाला फारिग होने के बाद देखें एरो, देखें ये टी वाला, ये टीआरएनए फारिग हुआ, अब ये नए आरएनए को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से कोड ले चुका है, और जो नीचे से कोड इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमआरएनए प्रोवाइड कर रहा है। या 2 तरीके से होता है, अमाइनो एसिड लाता है, नीचे से सीक्वेंस मिलती है, उसके साथ ज्वाइन कर देता है। सीक्वेंस कैसे मिलेगी? कोडोन और एंटी कोडोन। जैसे कि CUU का क्या बनेगा? अपोजिट C का A, यानी कि GAA बन जाएगा, तो ये उसकी एंटी कोडोन सीरीज बन जाएगी। इस तरह ई साइड, पी साइड और ए साइड का बहुत वाज़ेह तौर पे आपको वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी है, अब आप अगले डायग्राम देख लें, यहाँ वाज़ेह तौर पे क्या कह रहा है कि जो पूरा एमआरएनए था जिसके अंदर आपको पर्पल, रेड, ब्लू, लाइट ब्लू और स्काई ब्लू, ये सारे कलर नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या करते जा रहे थे जनाब? ये कोड देता जा रहा था ट्रांसफर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए ला ला के प्रोटीन के साथ अटैच किया जा रहा था। जैसे देखिए वेलाइन, सेराइन, ऑर्गेनाइन, ट्रिप्लाइन, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है किसकी? अमाइनो एसिड की, और टीआरएनए फारिग होता चला जा रहा है, लगा के बाहर चला जाता है, लगा के बाहर चला जाता है। जब पूरा अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है, यानी कि पूरा एमआरएनए अपने आप को ट्रांसलेट कर देता है, तो एंड के अंदर जो है ना वो एंड वाली सीरीज आके लगेगी, और इस तरह पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। राइबोसोम और एंजाइम, ये जो बड़ा सा लगा हुआ है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ये दोनों जो इसके अंदर आरएनए फंसा हुआ होता है, जब आरएनए पूरा प्रोसेस कर चुका होता है, ये दोनों राइबोसोमल पार्ट खुल जाते हैं, आरएनए खत्म हो चुका होता है, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट
पॉलीपेप्टाइड चेन जो पूरा एक अमीनो एसिड होता है वो बन के बाहर आ जाता है। इस तरह कोडिंग सीक्वेंस अमीनो एसिड को जनरेट कर देती है। अब प्रोटीन बनने के बाद उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, फिर वो पूरा एक स्लिम और चिकना सा एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन आर द शाइनी स्ट्रक्चर, चमकदार स्ट्रक्चर होता है। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हमारी गुफ्तगू आपके मजीद समझ में आएगी। ठीक है जनाब, आज की क्लास का दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, जीन। अच्छा ये बात समझ में आ गई बेटा, क्योंकि ट्रांसलेशन हम पहले पढ़ चुके थे, हमने आज सिर्फ जेनेटिक कोड की जेल में दोबारा से ट्रांसलेशन को डिस्कस किया है। जी इंतजार बेटा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर मैंने लेक्चर नहीं दिया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का। अच्छा। तो उसके हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आ गया, मैसेंजर आरएनए भी आ गया, पर राइबोसोमल आरएनए का कहीं फंक्शन शो नहीं हुआ। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम के पास आता है, तो राइबोसोम एक बहुत बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी नहीं है, यानी कि यूनिसेलुलर हिसाब से, एक ऑर्गेनेल्स के हिसाब से, तो वो पूरे के पूरे राइबोसोम्स को यूज नहीं करता। वो पूरी राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोम में एक साइट प्रोवाइड करता है जहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना होता है। वहीं पर वो एंजाइम एक्टिव करता है उसी पोर्शन में, यानी कि पूरा आरएनए इन्वॉल्व नहीं हो जाता अपना राइबोसोम, वो एक खास साइट होती है वहां पर इन्वॉल्व करता है किसको, यानी कि एमआरएनए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जस्ट प्रोवाइड द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर अपकमिंग एमआरएनए को साइट प्रोवाइड करता है राइबोसोम के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। जो होता है वो राइबोसोम के अंदर ही होता है, राइबोसोमल में साइट प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन की। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसमें और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो जेनेटिक कोड में, ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में? सर ये जो टीआरएनए होता है, जी जी, तो जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये कहाँ जाता है? देखिए सारी टीआरएनए का, हर टीआरएनए का काम खत्म हो रहा है, वो दोबारा प्रोटीन अमीनो एसिड ढूंढने जा रहा है नया कोड लेके। जैसे उसने अटैच कर दिया, ई साइड से बाहर निकल रहा है, नया कोड लेके निकल रहा है, ठीक है ना, या उसको ए साइड पे आकर नया कोड मिल रहा है फौरन, ठीक है, जिससे वो अमीनो एसिड को अटैच कर रहा है। तो ये जो फ्री होते हैं वो भी वहीं रहते हैं, क्यों? क्योंकि फौरन दूसरा एमआरएनए आ रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसको जो है ना ट्रांसलेट करना है, उसको अमीनो एसिड लाके देना है। तो ये लेबर की तरह वहीं मौजूद होते हैं ताकि कोड मिले और फौरन अमीनो एसिड ढूंढ के लेकर आए, फ्री फॉर्म के अंदर बैठे होते हैं, यानी कि दे आर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन बाय द एमआरएनए, इंस्ट्रक्शन मिले और काम शुरू करें। ठीक है बेटा? यस सर। अब आ जाते हैं जनाब हम जीन म्यूटेशन। लेकिन लफ्ज जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंजेस इन द जीन, ऐसी प्रॉब्लम जो जीन की सीक्वेंस को चेंज कर दे। जब जीन की सीक्वेंस को चेंज करेगा तो जीन में काफी प्रॉब्लम आ जानी है। अब जीन एक्चुअली है क्या, याद रखें, जीन सिर्फ क्या है, अब समझ लें कि जो 5 और 3 का जो एमआरएनए बना हुआ है, इसके अंदर जो नाइट्रोजीनस कोड, जैसे ये नजर आ रहा है ना, कोई यूएए, प्रिंसिपल यूजीजी, और यूजीजी के ऊपर क्या लगा हुआ, एसीसी, ठीक है ना, इस तरह देखिए, यहाँ यूजीजी और एसीसी लगा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है, दैट इज द जीन, इसको अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है किसके लिए, आई फॉर्मेशन के लिए, आंखों का बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई से भी जीन हो सकता है, कोई सी भी एमआरएनए हो सकता है, उसका आंख फॉर्मेशन, तो उसकी जीन सीक्वेंस बिल्कुल यही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम कंफर्म जीन सीक्वेंस समझ लें, अगर अब किसी वजह से इसकी सीक्वेंस उल्टी फुल्टी हो जाती है, या कुछ जीन मिस हो जाती हैं, या कुछ जीन एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कुछ डिलीट हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है ना, या तरतीब चेंज हो जाती है, ए बी सी डी ई एफ की जगह डी ई बी एफ सी ए हो जाए, ठीक है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स म्यूटेशन के अंदर आती है, यानी कि द सडन चेंजेस इन द जीन सीक्वेंस। देखें कुछ रीडिंग करके भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The cell of the eukaryotes contain a numerous
अमाउंट ऑफ द डीएनए, डीएनए की बहुत अमाउंट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि 60 ट्रिलियन सेल, हर सेल में 64 अपना 46 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में एक डीएनए, ठीक है, तो इतनी बहुत ज्यादा डीएनए की तादाद होती है। If the DNA in all of the cell of an adult human work lined up end to end, तमाम डीएनए को खोल लें और सबको लंबा कर लें, गिरा लगा दें तमाम में, it would stretch nearly 100 billion किलोमीटर, 100 बिलियन किलोमीटर तक सिर्फ एक इंसान का डीएनए फैल जाएगा अगर उसको हम अनकॉइल्ड कर लें। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट में पहले डिस्कस कर चुका था, समझ में आया बेटा? ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, यस सर, समझ आ गया। ठीक है ना? तो खोल लें। अब क्या लिखा हुआ है? 60 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। जुपिटर, ठीक है ना? यानी कि 60 टाइम्स डिस्टेंस, 60 टाइम्स ज्यादा है डिस्टेंस, टाइम्स मतलब हम गुना की बात करते हैं, इतने गुना ज्यादा, 6 टाइम्स मोर या 6 टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है? 60 टाइम चक्कर लगा सकते हैं, यूं समझ लें जुपिटर का। यानी कि इसलिए अल्लाह ने फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, देखिए कितना जबरदस्त कौल है जो साइंस की इस बात से हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि ए इंसान, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ए इंसान, तू अपने आप को एक अदना सा कीड़ा समझता है, छोटा सा कीड़ा समझता है, जबकि तू एक कीड़ा नहीं है, तू तेरे अंदर आलम अकबर समाया हुआ है। आलम अकबर मतलब ना खत्म होने वाला जहान तेरे अंदर मौजूद है। अब देखिए कितनी वाज़ेह तौर पे बात समझ में आ रही है हमको कि 60 टाइम्स, यानी सिर्फ हमारा एक पार्ट, जनाब एक पार्ट की बात कर रहा है, वो भी सेल के अंदर सिर्फ डीएनए की। इस तरह सेल के दूसरे पार्ट्स को खोल लें, पूरे फिर जिस्म के पार्ट्स को खोल लें, पूरे इंसान को, तो पूरे एक इंसान ही कहाँ तक फैल सकता है, ठीक है ना? तो कितनी वाज़ेह तौर पे हदीस समझ में आती है अगर हम साइंस को पढ़ते हैं। तो साइंस इज द बेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड द इस्लाम। साइंस एक टूल है इस्लाम को समझने का। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस बड़ी चीज को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा टूल है वो साइंस है। साइंस हमें वाज़ेह तौर पे चीजों को प्रूफ के साथ समझाती है। हम भी तो कहते हैं ना भाई, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरह, गैर अकली गैर मंतकी बात आप भी नहीं मानते। तो साइंस तो सारी होती है अकल पर है, मंतक पर है, दलाइल पर है, रिसर्च पर है, ठीक है ना? साइंस बेअकली बात, बगैर प्रूफ बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है जनाब? आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है जिन, अब क्या कह रहा है? चेंजेस इन द डीएनए अकर, अगर डीएनए में कोई चेंजेस है। अच्छा, डीएनए बना हुआ किस चीज से? नाइट्रोजनस बेसिस से असल में, यानी न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो उसकी असल फॉर्मेशन है। कह रहा है ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो, यही सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब हो जाए, इसी को कहते हैं डीएनए में चेंज आना। तो क्या करता है? अगर कह रहा है कि चेंजेस इन द डीएनए अकर्स आइदर ड्यू टू द मिस्टेक इन द रेप्लिकेशन, यानी कि आरएनए बनते में कोई गड़बड़ हो जाए। रेप्लिकेशन का प्रोसेस कौन सा है? सॉरी, जब डीएनए अपनी कॉपी कर रहा हो। रेप्लिकेशन क्या, कौन सा प्रोसेस है? हमने पढ़ा था ना, डीएनए अपने आप को खोलता है और सेमी कंजर्वेशन जब करता है, उस वक्त कोई मसला आ जाए और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज काजिंग द म्यूटेशन, या फिर एक तो डीएनए की कॉपी होते हुए मसला हो जाए, या फिर जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यानी डीएनए से एमआरएनए बन रहा, उस वक्त जीन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। अब एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर कौन है? इवन साइंस डू नॉट नो, साइंस भी नहीं जानती कि मेरी आंख अगर ग्रे है या डार्क ब्राउन है तो इसका असल जीन सीक्वेंस क्या है। साइंस डू नॉट नो। उसकी वजह पता है क्या है? क्यों नहीं जानती? क्योंकि सिर्फ आंखों के ही कई कलर हैं और कई कलर की कई हजार सीक्वेंसेस हैं। तो इन सीक्वेंसेस को फिक्स करना कि इस कलर के लिए ये जीन की ये सीक्वेंस है, दैट इज नियर बाय इम्पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन नियर बाय इम्पॉसिबल। दैट्स नीड अ लॉट ऑफ द वर्किंग, लॉट ऑफ द फाइनेंस, लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क, लॉट ऑफ द इक्विपमेंट्स। इसलिए यहां पर आके साइंस जो है वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है, कहती है भाई यहां तक पहुंच सके हम, जो हमारी बात समझ आ रही है, इसके पीछे आगे वाले लोग समझ सके तो समझ सके, लेकिन दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आके इंसान कहता है कि भाई यकीनन कोई ताकत है जो इस डीएनए को भी इंफॉर्मेशन दे रही है, यकीनन बगैर किसी के दिए हुए इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, मिल सकती, ठीक है ना? दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट।
टू प्रूव योर फेथ ऑन द गॉड। आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि आप अपने अल्लाह पर बेहतरीन एतकाद कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ताकत तो सिर्फ एक ताकत की है, बस वही अल्लाह। अब अल्लाह को ना आपने देखा ना मैंने देखा, ठीक है ना, इस जाहिरी आंख से तो नहीं देखा ना, तो बस अब समझ ले कि जो ये काम कर रही है ताकत वही अल्लाह, उसी वही लायक इबादत है। उसी ने हमें जिस्म दिया है, तो जिसने जिस्म दिया उसने खाना भी दिया, जिसने खाना दिया उसने नेमतें दी, जिसने सारी नेमतें दी उसका शुक्र बनता है। तो जब उसका शुक्र बनता है तो नमाज भी उसी के लिए, रोजा भी उसी के लिए, कुरान भी उसी के लिए, इबादत भी उसी के लिए, बड़ाई भी उसी के लिए, अलहम्द भी उसी के लिए। तो ये है सबसे बड़ी बात कि हम उस अल्लाह की इबादत करें। देखा तो ना आपने ना मैंने, लेकिन ये चीजें हमें पहुंचा देती हैं कि वो बड़ी ताकत यकीनन मौजूद है। आगे क्या बता रहे हैं जनाब, डीएनए के चेंज में the mutation is the somatic cells do not pass on to the offspring so that little evolutionary sequences then germ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जरा समझिएगा। क्या बॉडी में दो किस्म के सेल हैं, जर्म सेल और सोमेटिक सेल। अगर बॉडी के चेस्ट में, ब्रेस्ट में, लंग्स में, थाइज में, बाजू के सेल्स में, ब्रेन के सेल, कहीं पर भी अगर खुदा ना खास्ता कोई डीएनए डैमेज होता है तो आने वाली नस्ल पे कोई असर नहीं डालेगा, कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन अगर जर्म सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो जाए, मसलन ओवा बनते हुए या स्पर्म बनते हुए, तो दैट इज वेरी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है और वो बच्चे के ऊपर बहुत खतरनाक असर डालेगा। द म्यूटेशन इन द जर्म सेल लाइन्स, जो दिए मैं देखिए मैं बता रहा था उसने बता दिया आपको। पास द सीक्वेंस जनरेशन दस प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर द न्यूट्रल सेक्शन प्रोड्यूस द एवोल्यूशनरी चेंजेस। क्या कह रहा है कि अगर ये सोमेटिक सेल्स में या डीएनए उसके अंदर जो हमारा जर्म सेल है ओवा एंड स्पर्म उसमें आ जाती है, तो ये नस्ल में जाएगी और नस्ल के अंदर दो चीजों का बायस बन सकती है। या तो कोई एवोल्यूशन ले आएगी, कोई नई बात ले आएगी, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन या फिर उसके अंदर की बॉडी में डिस्टर्बेंस लाएगी। डीएनए के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बॉडी के अंदर डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, वो मैं आपको शो कराता हूँ। लेकिन हमारे पास ये लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और मेरी आपसे मैं चाहता हूँ कि म्यूटेशन को हम फिर कल डिस्कस कर लें या अभी सेक्शन दोबारा स्टार्ट करें, जल्दी बताएं।